हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे संस्कृत डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्नों का ज़बरदस्त हल 2016 से 2024 तक। आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 2016 से 2018 तक, जिसमें होंगे हमारे 5 पेपर्स के लघु उत्तरीय प्रश्न और कल हम करेंगे बाकी बचे हुए सारे प्रश्न। तो 2 भागों में हमारे सारे लघु उत्तरीय प्रश्न निपट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वचन किसे कहते हैं? छोटे बच्चों को वचन की जानकारी किस प्रकार दी जानी चाहिए? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखो, वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है। और बच्चों को खेल खेल और दृश्य उदाहरणों के माध्यम से वचन सिखाया जाना चाहिए। उदाहरण देखो, हम बच्चों को कैसे वचन सिखाते हैं। उदाहरण, एक वस्तु, दो वस्तु और अधिक वस्तुएं दिखाकर समझाएं। हम बच्चों को एक वस्तु, दो वस्तु और उससे अधिक वस्तुएं दिखाकर समझा सकते हैं वचनों के बारे में। चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं बच्चों को वचनों के बारे में। चार्ट पर चित्र बनाकर या फ्लैश कार्ड्स की सहायता से समझा सकते हैं। और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री हो गई, हमारे कंचे हो गए, गिट्टियाँ हो गई या चित्र हो गए, ठीक है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उनको वचन हम आराम से समझा सकते हैं। ठीक, इसमें क्या पूछा था, वचन कैसे कहते हैं? तो वचन की परिभाषा हमने देख ली। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का बोध उसे वचन कहते हैं। और दूसरे भाग में क्या पूछा है, छोटे बच्चों को वचन की जानकारी किस प्रकार दी जानी चाहिए, तो वो भी हमने देख ली थी। ठीक है, आगे देखो दूसरा प्रश्न क्या है। आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो आदर्श वाचन का अर्थ है ऐसा वाचन या पढ़ना जो सही, स्पष्ट, सरल और प्रभावशाली हो, जिससे विद्यार्थियों को विषय अच्छी तरह से समझ आ सके और वो पढ़ने और सुनने में रुचि लें। ठीक है, तो आदर्श वाचन क्या हुआ, ऐसा वाचन या पढ़ना या पढ़ाना बच्चों को जिससे जो बहुत ही प्रभावशाली हो और सरल हो और जिससे विद्यार्थी हो वो हमारे पढ़ाने में इंटरेस्ट लें, तो वही वाचन हमारा आदर्श वाचन कहलाएगा। आगे देखो सूक्ति है ये, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस सूक्ति का अर्थ क्या है, जो आचरण हमें स्वयं के लिए प्रतिकूल मतलब बुरा या हानिकारक लगता है, वैसा ही आचरण हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया इस सूक्ति का। आगे देखो क्या है हमारा, भू धातु का लट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में रूप लिखिए। शॉर्ट आंसर में क्या होता था, हमें एक आध पुरुष लिखना होता था, मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष, लेकिन अब देखो अब वो वेरी शॉर्ट में लिखना होता था। लेकिन जो लघु उत्तरीय प्रश्न में शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें सारे के सारे रूप लिखने हैं, तीनों पुरुष हो गए। ठीक है, तो भू धातु मतलब भू का मतलब होता है होना हिंदी में, भू धातु का लिट लकार रूप मतलब भविष्यत काल। देखो क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष में देखो भविष्यति एक वचन, भविष्यता द्विवचन, भविष्यन्ति बहुवचन। मध्यम पुरुष में देखो भविष्यसि एक वचन, भविष्यथः द्विवचन, भविष्यथ बहुवचन। उत्तम पुरुष में देखो भविष्यामि एक वचन, भविष्यावः द्विवचन और भविष्यामः बहुवचन। आगे देखो क्या है, संस्कृत शिक्षण में शब्द कार्डों का क्या महत्व है? कक्षा में बच्चों को पशु व पक्षियों के संस्कृत नामों की जानकारी किस प्रकार देनी चाहिए? तो संस्कृत शिक्षण में शब्द कार्डों का बहुत महत्व है। कैसे महत्व है, देखो शब्द कार्डों पर चित्र और संस्कृत नाम लिखे रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें देखकर बच्चे आसानी से शब्द याद कर लेते हैं और इससे सीखना रोचक और स्थायी हो जाता है। बच्चों को चित्र दिखते हैं तो उन्हें और बहुत रोचक लगता है, इसलिए वो जल्दी सीख जाते हैं कार्डों से। आगे देखो, बच्चों को पशु पक्षियों के नाम बताने की विधि, चित्र कार्ड दिखाकर संस्कृत नाम बोलना। हम बच्चों को चित्र कार्ड दिखाएंगे और संस्कृत नाम बोलेंगे। जैसे देखो बच्चों ये क्या है, स्वानः, स्वाना मतलब कुत्ता, मयूरः, मयूरा मतलब मोर, गजः, गजा मतलब हाथी।
और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, खेल खेल में प्रश्न पूछना। तो बच्चों को कोई सा इंटरेस्टिंग खेल खिलाया और उनसे पूछ लिया ये क्या है। गीत या तुकबंदी द्वारा नाम याद कराकर बच्चों को गाने की तरह गा गा कर हम पढ़ा सकते हैं। जैसे बच्चों बोलो क्या है, ये देखो स्वाना, स्वाना मतलब कुत्ता। ऐसे ही मतलब गा गा के बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत के हिंदी में अनुवाद देखो कैसे करेंगे। अहम पुस्तकम पठामी, इसका क्या होगा, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, ये दोनों के लिए हो जाएगा क्योंकि अहम में पता नहीं लग रहा ना कि स्त्री है या पुरुष है। अहम पुस्तकम पठामी, अगर जैसे सा होता तो स्त्री के लिंग के लिए हो जाता और साह होता तो पुल्लिंग के लिए, लेकिन अहम पता नहीं लग रहा किसके लिए है, तो हाँ दोनों ही इसमें आ सकते हैं, पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ। और फिर दूसरा वाक्य क्या है, तम प्रति दयाम करो, उस पर दया करो। शिशु प्रकृत्या सरलः भवति, शिशु मतलब बच्चा, प्रकृत्या मतलब स्वभाव से सरल होता है। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। और अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। अगर इसमें 6 पूछे हैं तो 6 ही लिखने होंगे, लेकिन हम सभी जानेंगे। ठीक है, लेकिन हम पेपर में सिर्फ 6 ही लिख के आएंगे, जितना पूछा जाएगा उतना ही लिखेंगे पेपर में सिर्फ। घोड़ा क्या होगा, अश्वः घोटकः। कुत्ता क्या होगा, श्वानः कुक्कुरः। हिरण क्या होगा, मृगः हरिणः। बकरी क्या होगा, अजा। कोयल क्या होगा, कोकिलः पिकः। चिड़िया क्या होगा, चटका। पेड़ को क्या कहेंगे, वृक्षः तरुः। तरबूज को क्या कहेंगे, कलिंगः खरबूजः। लड्डू को क्या कहेंगे, मोदकः लड्डुकः। अनार को क्या कहेंगे, दाड़िमः। जो कि यहाँ पर मैंने प्याज की इमोजी लगा दी है क्योंकि वो क्योंकि क्या कहते हैं, अनार की मिल नहीं रही थी। और आगे देखो 2016 के दूसरे पेपर पर देखो क्या पूछा है, पट धातु के लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। मतलब लट लकार में भी लिखना है और लंग लकार में भी, तीनों पुरुषों में। तो सबसे पहले देखो लट लकार देखते हैं, मतलब वर्तमान काल। प्रथम पुरुष क्या, देखो पठती एक वचन, पठतः द्विवचन, पठन्ति बहुवचन। मध्यम पुरुष पठसी एक वचन, पठथः द्विवचन, पठत बहुवचन। उत्तम पुरुष देखो पठामी एक वचन, पठावा द्विवचन, पठामा बहुवचन। अब देखो पठ धातु का लंग लकार देखो भूतकाल। प्रथम पुरुष अपठत एक वचन, अपठताम द्विवचन, अपठन बहुवचन। मध्यम पुरुष देखो अपठः एक वचन, अपठतम द्विवचन और अपठत बहुवचन। उत्तम पुरुष देखो अपठम एक वचन, अपठाप द्विवचन, अपठाम बहुवचन। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित नीति परक श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। क्या है देखो, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तसु हतो हता। हिंदी अर्थ देखो क्या होगा इसका, मनुष्य को यत्न पूर्वक अपने चरित्र या वृत्ति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। धन नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र नष्ट होने पर वह व्यक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ हो गया ये। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए अनुवाद, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। वृक्षात फलम अपतत, पेड़ से फल गिरा। आगे देखो क्या है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। देखो कैसे लिखेंगे, 12 को लिखेंगे द्वादश, 13 को लिखेंगे त्रयोदश, 14 को लिखेंगे चतुर्दश, 15 को लिखेंगे पंचदश, 16 को लिखेंगे षोडश, 17 को लिखेंगे सप्तदश और 18 को लिखेंगे अष्टादश। और 19 को कैसे लिखेंगे, नवदश, 10 और 9 19। एकोन विंशति, 20 में से एक कम, विंशति। ठीक है, कितना हो गया 19। ऊन विंशति, विंशति से एक कम, ऊन माने कम, ठीक है, विंशति माने 20 और 20 को कहेंगे विंशति। आगे देखो क्या है, अपने आसपास की किन्हीं
5 वस्तुओं या 5 पशुओं या 5 पक्षियों के संस्कृत में नाम लिखिए। ठीक है, तो किसी भी हम 5 के नाम लिखने थे, तो 5 वस्तुओं के नाम देखेंगे। कुर्सी को कहेंगे आसंदिका, किताब को कहेंगे पुस्तकम, टेलीफोन को कहेंगे दूरभाषा, गेंद को कहेंगे कंदुकः, ठीक है, और कुल्हाड़ी को कहेंगे कुठारिका। ठीक, ये तो हम हमारा उत्तर हो गया। लेकिन अतिरिक्त ज्ञान, जैसे हम वस्तुओं के नाम नहीं आते हैं तो पशु के नाम लिख सकते थे, पशुओं के नाम नहीं आते तो पक्षियों के नाम लिख सकते थे। अब देखो वस्तुओं के नाम देखो, चिराग या दिया इसको क्या कहेंगे दीपकः, टीवी को क्या कहेंगे दूरदर्शनम, कलम को क्या कहेंगे लेखनी संस्कृत में, ठीक है, घड़ी को क्या कहेंगे संस्कृत में घटी और घटिका, ताला को क्या कहेंगे संस्कृत में ताल यंत्रम। आगे देखो पशुओं के नाम संस्कृत में, गाय को क्या कहेंगे गौ और धेनु, बिल्ली को क्या कहेंगे मारजारी बिडाली, कुत्ता को क्या कहेंगे स्वानः कुक्कुरः, बकरी को क्या कहेंगे अजा, हाथी को क्या कहेंगे गजा या कुंजरा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और पक्षियों के नाम देखो, मोर को क्या कहेंगे मयूरः, कबूतर को क्या कहेंगे कपोतः, उल्लू को क्या कहेंगे उलूकः, कोयल को क्या कहेंगे कोकिलः पिकः, कौवा को क्या कहेंगे काकः। आगे देखो क्या है, आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में बताएंगे। तो आदर्श वाचन देखो क्या होगा, जब शिक्षक किसी पाठ या कविता को शुद्ध उच्चारण और उचित गति और स्वर ठहराव के भाव के साथ स्वयं पढ़कर सुनाता है तो इसे आदर्श वाचन कहते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सही ढंग से पढ़ने की पद्धति सिखाना है ताकि वे उससे प्रेरित होकर ठीक प्रकार से पढ़ना सीख सकें। उदाहरण देखो, शिक्षक कविता को भावपूर्वक ढंग से पढ़कर दिखाता है ताकि छात्र भी उसी शैली में पढ़ना सीखें। और अनुकरण वाचन क्या होता है देखो, जब विद्यार्थी शिक्षक के आदर्श वाचन का अनुकरण करते हुए, अनुकरण मतलब नकल एक प्रकार से करते हैं, तो अनुकरण करते हुए पाठ को पढ़ते हैं तो इसे अनुकरण वाचन कहते हैं। इसमें छात्र उच्चारण स्वर और लय को अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। उदाहरण, शिक्षक को पढ़ाने के बाद विद्यार्थी उसी प्रकार पाठ को दोहराते हैं या कविता को दोहराते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या देखो, कंसेप्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। हम कोई भी श्लोक लिख सकते हैं, ठीक, जो हमें याद हो। हम यहाँ पर हमने तुम्हें 2 लिख के दिखाए देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब आते हैं 2017 पे, लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखिए। लिख मतलब लिखना, धातु का लोट लकार मतलब आज्ञार्थक या प्रार्थना। तो लोट लकार किसमें प्रयोग होता है हमारा आज्ञार्थक रूप में। ठीक, रूप देखो, प्रथम पुरुष लिखतु एक वचन, लिखताम द्विवचन, लिखंतु बहुवचन। मध्यम पुरुष में देखो, लिख एक वचन, लिखतम द्विवचन, लिखत बहुवचन। उत्तम पुरुष में देखो, लिखानी एक वचन, लिखाव द्विवचन और लिखाम बहुवचन। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। षड्दोषः पुरुषेण हरातव्या भूतिमित्यजतदा निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। क्या है देखो दोबारा पढ़ते हैं, षड्दोषः पुरुषेण हरातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ देखो क्या है। हिंदी अर्थ, भलाई उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को इन 6 दोषों का सदैव त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पे लिखा था षड्दोषा, षड्दोषा मतलब 6 दोष, कौन कौन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए, यहाँ पे दिया भी है देखो हमारा, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्र मतलब किसी काम को टालना होता है दीर्घ सूत्रता। ठीक है, तो भलाई उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को इन 6 दोषों को सदैव त्याग कर देना चाहिए, जैसे अत्यधिक नींद, आलस्य, डर, क्रोध, सुस्ती
और काम टालने मतलब दीर्घ सूत्रता या लंबा खींचने की आदत। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कौन कौन से हैं? वह घर से विद्यालय जाता है, सह गृहात् विद्यालयम गच्छति। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, युवाम संस्कृतम पठत। लड़के मैदान में खेलते हैं, बालकाः क्रीडांगने क्रीडन्ति। राम रामपुर में रहता है, रामः रामपुरे वसति। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। खगा बहुवचन, ठीक है, क्योंकि एक आगा डंडा है। कुंजरा, डाड़िम, गोधूम, सरसिजम, नकुला, पिपीलिका, अश्वत्था। तो इन सब की हमें हिंदी में अर्थ लिखते हैं। देखो, खगा क्या होगा? चिड़िया, ठीक। कुंजरा क्या होगा? हाथी, और गधा भी हाथी को कहते हैं, ठीक। दाड़िमा क्या होगा? अनार। गोधूमा क्या होगा? गेहूं। सरसिजम क्या होगा? कमल। नकुला क्या होगा? नेवला। पिपीलिका क्या होगा? चींटी। अश्वत्था क्या होगा? पीपल का वृक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 11 से 19 तक के संख्या वाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। 11 को क्या कहेंगे? एकादश, 12, द्वादश, 13, त्रयोदश, 14, चतुर्दश, 15, पंचदश, 16, षोडश, 17, सप्तदश, 18, अष्टादश, 19, नवदश, एकोनविंशति, ऊनविंशति। तो 11 कैसे बनाए? एका दस, देखो 10 होता है हमारा 10, ठीक। इसके आगे 1 लिख गया तो 11। ऐसे ही 10 के आगे 2 लिख दो तो द्वादश हो जाएगा, मतलब 12। ऐसे त्रयोदश बन जाएगा, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, यानी 19 तक 10 के द्वारा हमारी सारी संख्या बन गई, ठीक। तो ये संस्कृत संख्या सरल है, एक आध कठिन होती है लेकिन ज़्यादातर सरल ही है। 19 देखो कैसे बना? 10 और 9। एकोनविंशति कैसे बना? विंशति 20, 20 एक और मतलब एक कम, 20 में से एक कम। ऊनविंशति कैसे बना? विंशति 20, उनमें से एक कम। ऐसे ही 29, 39, 49, 59 सब ऐसे ही बनते हैं। यह चत्वारिंशत है तो एकोन चत्वारिंशत क्या हो जाएगा? 39, और चत्वारिंशत 40, ठीक। ऐसे ही संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है? तो संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व देखो क्या क्या है। रुचिकर एवं आकर्षक शिक्षण शिक्षण तो वीडियो क्लिप से संस्कृत शिक्षण जो है रुचिकर एवं आकर्षण हो जाता है। सही उच्चारण सीखने में सहायक, तो वीडियो क्लिप से क्या होता है? बच्चे सही उच्चारण सीखते हैं। और सांस्कृतिक ज्ञान से जोड़ना, तो वीडियो क्लिप से हम कोई भी सांस्कृतिक दिखा सकते हैं, ठीक। कोई भी पुराण कथा या भी और को दिखा सकते हैं संस्कृत शिक्षण में, तो वीडियो क्लिप से तो उसे ज्ञान में जोड़कर दिखा सकते हैं। और पाठ्य सामग्री को स्थायी रूप से याद रखने में, देखो जो कुछ हम आगू देखते हैं तो बहुत दिनों तक याद रहता है वो, और बच्चे वीडियो क्लिप देखेंगे तो बहुत दिनों तक याद रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब हो गया पाठ्य सामग्री को स्थायी रूप से याद रखने में मदद मिलती है, किससे? संस्कृत में वीडियो क्लिप दिखाकर। कठिन विषयों को सरल बनाना, वीडियो क्लिप से क्या हो सकते हैं? जो कुछ कठिन विषय होते हैं उनको हम सरल बनाकर दिखा सकते हैं। आगे देखो क्या है, संस्कृत में विभक्तियां कितनी हैं? चिन्ह सहित उल्लेख कीजिए। तो संस्कृत में विभक्तियां 7 हैं। कौन कौन सी विभक्तियां हैं? देखो 7 हमारी। प्रथमा विभक्ति है, उसका चिन्ह है ने, ठीक, जो कर्ता होता है। द्वितीय विभक्ति है, उसका चिन्ह है को, जो कर्म होता है। तृतीय विभक्ति का चिन्ह है से द्वारा एक के साथ, जो करण होता है हमारा। चतुर्थी विभक्ति क्या है? के लिए या को, जो संप्रदान होता है। पंचमी विभक्ति किस में आती है? अपादान अलग होना में, ठीक है। और षष्ठी विभक्ति किस में आती है? काकी के रारी रे संबंध में। सप्तमी विभक्ति किस में आती है? में पर अधिकरण। और संबोधन किस में आता है? हे अरे ओ भो संबोधन, ठीक है। तो विभक्तियां कितनी है? 7 हैं। जो 8वां होता है ये संबोधन होता है, ठीक। ये प्रथमा विभक्ति का ही एक रूप होता है, ठीक। तो ये विभक्ति में नहीं आता है, ध्यान रखना। व्यक्ति सिर्फ 7 होती हैं। आगे देखो 2018 का पहला पेपर। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घा। समान वर्णों के योग से शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अतः ह्रस्व या दीर्घ उ, ह्रस्व मतलब होता है छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ,
और दीर्घ क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ शब्द होते हैं। तो ह्रस्व कौन कौन से, आ ई उ री, हमारे 4 स्वर होते हैं, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, ठीक। और फिर क्या होता है, दोनों दो सजातीय स्वर पास पास होते हैं। सजातीय मतलब जैसे आगे सामने आ होगा, ठीक, चाहे छोटा आ हो या बड़ा हो, मतलब या ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो। ऐसे ही ई के सामने क्या होगा, ई ही होगी, चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो। तो दोनों वर्णों के मेल से, ये बरसों नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वर्णों है, ठीक। ये यहाँ पर लिखा है वर्णों। तो दोनों वर्णों के मिल से सजातीय वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे विद्या आलय, विद्यालय, ठीक। इसमें या में देखो एक बड़ा आ है और इसमें बड़ा आ पहले है, मतलब बड़ा मतलब दीर्घ आ, तो दोनों दीर्घा मिलके दीर्घा बन गए यहाँ पर। और हिम आलिया में, हिम में है देखो कौन सा आ है, तो हिम में है हमारा हिरस आ, आलिया में क्या है शुरू में, दीर्घ आ, तो दोनों मिलके क्या बन गए, दीर्घा, ठीक, हिमालय में बन गए। ऐसे विद्यालय में आ था, उसके बाद भी दीर्घ आ था, तो दोनों मिलके क्या बने थे हमारे, दीर्घा। आगे देखो क्या है, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो संस्कृत में जो व्याकरण शिक्षण होता है उसके उद्देश्य हमें लिखनी है। संस्कृत भाषा के अध्ययन में व्याकरण का महत्व बहुत अधिक है। यह भाषा को शुद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करने की कला सिखाता है। संस्कृत व्याकरण शिक्षण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। जैसे कौन कौन से उद्देश्य हैं संस्कृत व्याकरण के हमारे शिक्षण में, शुद्ध भाषा का ज्ञान देना। शुद्ध भाषा का ज्ञान देना देखो कैसे होता है, विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के शब्द, वाक्य, रूप एवं धातु का शुद्ध प्रयोग सिखाते हैं। किसके द्वारा, संस्कृत व्याकरण के शिक्षण द्वारा। और दूसरा देखो लाभ क्या है, उच्चारण की शुद्धता। संस्कृत के स्वर, व्यंजन तथा संधि समास आदि का सही उच्चारण करना सिखाते हैं संस्कृत व्याकरण के शिक्षण से। और अगला देखो क्या है, लेखन कौशल का विकास। शुद्ध लेखन, वाक्य रचना और अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना जो संस्कृत व्याकरण में होते हैं। हम बच्चों को शुद्ध रूप से शब्द लिखना सिखाते हैं, ठीक, तो लेखन कौशल का विकास होता है उससे। और चौथा हमारा क्या लाभ है, भाषा की संरचना का ज्ञान। तो संस्कृत व्याकरण शिक्षण से क्या होता है, भाषा की संरचना जानते हैं। देखो भाषा में क्या संज्ञा, सर्वनाम होता है, क्रिया विशेषण आदि पदों और उनके लिंग वचन, कारक लकार आदि का व्यवस्थित ज्ञान कराते हैं किसमें, संस्कृत व्याकरण शिक्षण में। और देखो पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट लाभ कौन सा व्याकरण शिक्षण से, संस्कृत के, अनुवाद क्षमता का विकास। तो संस्कृत से हिंदी अथवा हिंदी से संस्कृत में सरल अनुवाद करने की योग्यता विकसित होती है, कैसे, व्याकरण शिक्षण से। आगे जो क्या है, गम धातु लोट लकार के रूप लिखिए। तो गम धातु मतलब जाना, लोट लकार मतलब आज्ञा प्रार्थना, इसके रूप लिखने हैं। प्रथम पुरुष देखो गच्छतु एक वचन, गच्छताम द्विवचन, गच्छन्तु बहुवचन। मध्यम पुरुष देखो गच्छ एक वचन, गच्छतम द्विवचन और गच्छत बहुवचन। उत्तम पुरुष देखो गच्छानि एक वचन, गच्छावा द्विवचन और गच्छाम बहुवचन। आगे देखो क्या है, अनु तथा अव उपसर्ग से बने संस्कृत के दो शब्द लिखिए। तो अनु उपसर्ग से बने दो शब्द देखो, अनु प्लस चरहा, अनुचरहा, अनु भवः, अनुभवः। अब देखो अब उपसर्ग से बने शब्द, अब धन लोकनम, अवलोकनम। अब धन गुणा बराबर क्या हो गया, अब गुणा। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा तिर्संगो कर्मणि। इसका देखो हिंदी अर्थ क्या होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, क्या करने में, कर्म करने में है, कर्म फल पर नहीं है। इसलिए कोई भी कर्म फल के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अतः तुम कर्म फल का ध्यान न रखो और अकर्मण्यता में आसक्त मत बनो। आगे देखो क्या है, तबियत एवं अकत्वा प्रत्यय लगाकर संस्कृत के दो दो शब्द बताइए। तो तबियत प्रत्यय लगाकर दो शब्द,
जो क्री धातु और तब्यत प्रत्यय लगाएंगे तो कर्तव्य बन जाएगा। तो तब्यत प्रत्यय में एंड में क्या आता है देखो, वा और या आता है, ठीक। ऐसे भू और तब्यत, भू धातु और तब्यत प्रत्यय लगेगा, भवितव्य। ऐसी कत्वा प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाने हैं, तो क्री धातु और कत्वा प्रत्यय तो कृतवा बन गया, ठीक। इसमें आदता और वह आता है कृत्वा प्रत्यय के जोड़ने पर। भू धातु और कत्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, भूतवा। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद करो। राम सदा सत्य बोलता है, रामः सदा सत्यम वदति। मैं काम करता हूँ, अहम कार्यम करोमि। वे दोनों घर जाते हैं तो गृहम गच्छतः। देखो 2008 का दूसरा पेपर नकल वकल पकड़ी गई हुई, इसलिए दोबारा पेपर कराया गया था। क्री धातु का लट लकार में रूप लिखिए। तो क्री का धातु का मतलब होता है करना, लट लकार मतलब वर्तमान काल में रूप लिखनी है हमें। तो प्रथम पुरुष में क्या होगा, करोति एक वचन, कुरतः द्विवचन, कुर्वन्ति बहुवचन। मध्यम पुरुष में क्या होगा, करोसी एक वचन, कुरतः द्विवचन और कुरुत बहुवचन। उत्तम पुरुष में क्या होगा, करोमि एक वचन, कुर्वः द्विवचन और कुर्मः बहुवचन। आगे देखो क्या है, असमन शब्द का तृतीय विभक्ति का तीनों रूप लिखिए। हमें क्या करना, सिर्फ तृतीय विभक्ति के रूप लिखने, ठीक, इतने ही, सिर्फ उत्तर में इतना लिख के आना था हमें। तो तृतीय व्यक्ति में क्या होगा, असमद माने मैं। कौन कौन से रूप होंगे तृतीय व्यक्ति में, देखो तृतीय व्यक्ति मया आवाभ्याम अस्माभि, बस। अब देखो सारे रूप क्या है यहाँ पर हमने लिखे हैं जानकारी के लिए। अस्मद में, अस्मद में। प्रथम व्यक्ति में क्या क्या आता है, अहम आवाम वयम। द्वितीय में माम या माँ, आवाम आवाम या नौ, या अस्मान या नह। तृतीय में क्या आता है, मया आवाभ्याम अस्माभि। चतुर्थी में क्या आता है, मह्यम या में, आवाभ्याम या नौ, अस्मभ्यम या ना। पंचमी में क्या आता है, मत आवाभ्याम अस्मत। षष्ठी में क्या आता है, मम या में, आव्यो या नौ, अस्माकम या ना। सप्तमी में क्या आता है, मई आव्यो अस्माबु अस्मासु। आगे तो क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री के एक एक उदाहरण दें तथा उसका वर्णन करें। देखो दृश्य सामग्री का भी एक उदाहरण देना है, मतलब जो जो हम देख सकते हैं, और श्रव्य सामग्री का जिसे हम केवल सुन सकते हैं, उनके एक एक उदाहरण देखते हैं। तो दृश्य सामग्री जिसे हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, जैसे चार्ट हो गया, चार्ट को सब देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, ठीक। इसका वर्णन देखो, चार्ट एक सपाट कागज या कार्डबोर्ड पर चित्रों, आकृतियों या शब्दों के रूप में बनाया जाता है। इसका प्रयोग जटिल विषयों को सरल रूप में समझाने के लिए किया जाता है। जैसे संस्कृत व्याकरण को पढ़ाते समय संधि और समास के प्रकारों को चार्ट पर दिखाकर विद्यार्थियों को आसानी से समझाया जा सकता है, ठीक। या जानवरों के चित्र हो या और कुछ भी, अब बहुत कुछ चार्ट के द्वारा बच्चों को दिखाकर समझा सकते हैं। दिखाकर मतलब दृश्य करके, ठीक। अब देखो श्रव्य सामग्री जो जो सिर्फ सुन सकते हैं हम। श्रव्य सामग्री में क्या आता है, ऑडियो ऐड में देखो रेडियो आता है। वर्णन, रेडियो एक श्रव्य साधन है जिसे विद्यार्थी विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम, भाषण, कविताएं और संस्कृत श्लोकों के उच्चारण सुन सकते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी सही उच्चारण और स्वराघात सीख सकते हैं। अगले देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। कोर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीड़ैव केवलम केवलम। देखो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, जिस पुत्र का जन्म होकर भी वह ना तो विद्वान है और ना ही धार्मिक है तो उसका क्या उपयोग है। जैसे एक नेत्रहीन या काने नेत्र का कोई लाभ नहीं होता, वैसे केवल पीड़ा ही देता है कौन, जो पुत्र ना विद्वान है ना ही धार्मिक है, उस प्रकार ऐसा पुत्र भी व्यर्थ है। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी में अर्थ लिखिए। गोधूम का लिखना, तक्रम द्राक्षा, कदली फलम, द्विदलम, बदरी फलम, लोचनम और पर्णका, इनके लिखने हिंदी में अर्थ। देखो गोधूम क्या होगा, गेहूं। तक्रम क्या होगा, छाछ या मट्ठा। द्राक्षा क्या होगा, अंगूर। कदली फलम क्या होगा, केला। द्विदलम क्या होगा, दाल। बदरी फलम क्या होगा, बेर। लोचनम क्या होगा, आँख। और पंका क्या होगा, कीचड़ या मिंटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा पंख, लिखा है पंका, हमने उसका क्या कहते हैं कमल का, और पंख सॉरी कमल का वो पढ़ा होगा हमने,
क्या कहते हैं, पर्यायवाची। तो पंकजा होता है, पंकजा मतलब कीचड़ में उगने वाला, तो कीचड़ में उगने वाला होता है कमल, ठीक। तो वही पंक लिखा है यहाँ पर, पंक का क्या होगा, कीचड़ या मिट्टी। 15 से 20 तक के संख्यात्मक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो 15 को कहेंगे पंचदश, 16 को कहेंगे षोडश, 17 को कहेंगे सप्तदश, 18 को कहेंगे अष्टादश, 19 को कहेंगे नवदश, एकोनविंशति ऊनविंशति, 20 को कहेंगे विंशति। ठीक है, और आगे देखो क्या है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कौन कौन से वाक्यों का अनुवाद करना है। वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, कहाँ पर, वृक्ष पर 3 पत्ते हैं। वृक्षे त्रीणि पत्राणि सन्ति, वह विद्यालय से आता है। सः विद्यालयात् आगच्छति, राम के पास 2 फूल हैं। रामस्य समीपे 2 पुष्पौ स्तः, राम ने रावण को मारा, रामः रावणं हतवान। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, और कल हम इसका करेंगे दूसरा भाग, उसमें हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत कंप्लीट हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, आज कुछ कमी हो या कुछ फीडबैक हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।